हेलो गाइस, आज मैं नैफ्थलीन टॉपिक पढ़ा रही हूँ। नैफ्थलीन ये आ रहा है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉली मतलब मल्टीपल, बहुत सारे रिंग्स, साइक्लिक मतलब रिंग्स, ओके, एरोमेटिक अपना बेंजीन जैसा, और हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन मिक्स्ड। तो ऐसे होते हैं पॉलीसाइक्लिक या पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अभी इसमें सबसे पहले जो आता है वो है नैफ्थलीन। अभी नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर जो है, जो दो जुड़वा बेंजीन एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, बेंजीन, दो बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे हमें मालूम है एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है। ये कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे भी कार्बन है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन जो दो कार्बन जो हैं वो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड शेयर करते हैं, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है। और ये कार्बन और हाइड्रोजन में ssp हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है। और जनरली ये शेयर करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस, जो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पाई जाती है। और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स होने की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे, और ये 120 डिग्री शेयर कर रहा है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इस वजह से इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग इसको बोलते हैं कि इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। ओके, सो नाउ हम लोग बेसिकली कोई भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हम लोग देखते हैं तो इसमें दो टाइप्स होते हैं। एक तो वो आइसोलेटेड होता है, लाइक अगर दो हम लोग लेते हैं कोई भी, अभी ये एक रिंग है और जिसके बीच में एक बॉन्ड रहेगा, और ये दूसरी रिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरी रिंग अटैच्ड है। तो इसमें ये आइसोलेटेड होते हैं। दोनों जो बेंजीन रिंग्स हैं वो यहाँ पे तुम लोगों को अलग अलग दिखेंगे। ये आइसोलेटेड रिंग्स है, एक दूसरे से दूर हैं। बट यहाँ पे नैफ्थलीन में अगर देखोगे तो ये फ्यूज्ड है, एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, राइट। तो हमें जो देखना है नेक्स्ट इज नैफ्थलीन का रेजोनेंस, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर पहले तुम लोगों ने देख लिया। नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम लोग ने देखा कि ये दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड रिंग्स हैं। तो इसका नंबरिंग कैसे होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से 10 कार्बन वाला ये फ्यूज्ड रिंग है नैफ्थलीन, और इस तरह से उसकी नंबरिंग की जाती है। तो ये वाले जो पोजीशन होते हैं ऊपर वाले 1 और 8 वो अल्फा पोजीशन कहलाते हैं, 2 और 7 वाले हैं वो बीटा पोजीशन कहलाएंगे। इवन दिस 3 and 6 ऑल्सो बीटा पोजीशन है, और ये 4 और 5 पोजीशन जो होते हैं वो गैमा कहलाते हैं। बट फिलहाल हमें सिर्फ अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट जो आता है वो है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस दिखाता है, इसमें 2 रिंग्स होते हैं, तो याद रखने के लिए अच्छा है कि इसके टोटल
3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी ये स्ट्रक्चर्स हम कैसे निकालेंगे? बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालना नहीं आता। तो सबसे पहले तो तुम्हें अभी इसके हमें मालूम है नैफ्थेलीन के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहले और हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये डबली हेडेड एरो आएगा, और ये जो स्ट्रक्चर हैं विदाउट बॉन्ड, ये पहले हमेशा लिख के रखने का। ओके, तो अभी सबसे पहले जो नॉर्मल अपना बेंजीन रिंग का जो भी नैफ्थेलीन का स्ट्रक्चर है वो पहले लिख लेना है। उसके बाद हमें देखना है कि हर एक जो अंदर वाला पहले रिंग वाला जो बॉन्ड है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट टू लेफ्ट, ऊपर, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो उस हिसाब से नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आप लोग बॉन्ड बना सकते हो इस तरह से, और वो ये बाजू वाली रिंग वाला वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगेन नाउ फर्स्ट रिंग हमारा फिनिश हो गया है, सो हमें दूसरे रिंग में जाना है। तो दूसरे रिंग वाला जो बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्लॉकवाइज, फिर ये इधर और ये इधर। तो फिर कैसे हो गया स्ट्रक्चर, ये 2 बॉन्ड वैसे के वैसे ही रहेंगे, अंदर वाला बॉन्ड बाजू वाली रिंग में चला गया, तो ये वैसे इधर और ये इधर। तो इस तरह तुम लोग पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। यहाँ पे नैफ्थेलीन में जब हम लोग उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो हम देखते हैं, तो अगर हम लोग इसको बेंजीन के साथ कंपेयर करें तो बेंजीन में हर एक कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है, और इवन कार्बन हाइड्रोजन की भी बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है। बट इन नैफ्थेलीन बिकॉज ये डिफरेंट पोजिशंस पे होने की वजह से C1 C2 का बॉन्ड लेंथ होता है 1.36 एंड C2 C3 में चेंज है 1.40। तो इसमें बॉन्ड लेंथ में भी नैफ्थेलीन में हमें डिफरेंस दिखाई पड़ता है। देन अभी इसमें हम लोग देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है नैफ्थेलीन वाले, ये जो अंदर वाले बॉन्ड्स हैं वो पूरे सिस्टम में घूमते हैं, दे आर नॉट एट वन प्लेस। सो वो हमें ऐसे नहीं बोल सकते कि वो लोकलाइज्ड है, वो एक जगह पे नहीं, वो अंदर ही अंदर घूम रहे हैं। ओके, जिस वजह से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देते हैं उसको बोला जाता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये एक एक बॉन्ड जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर ही अंदर दोनों रिंग्स में घूम रहे हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो डीलोकलाइज्ड हैं, वो घूम रहे हैं। और जिस वजह से इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, वो कम है, क्योंकि वो घूम रहे हैं। अगर वो एक जगह होते तो पूरा एनर्जी स्टोर करके रखते, जिससे एनर्जी ज्यादा है, बट यहाँ पे वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और जिस वजह से पूरे नैफ्थेलीन की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है। अभी ये रिंग ज्यादा स्टेबल है और इंटैक्ट भी है। एरोमेटिकली अगर देखा जाए तो अगर हम लोग कोई भी एक बेंजीन रिंग लेते हैं तो बेंजीन रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। बट इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C10H8। अगर बेंजीन से इसे कंपेयर करें तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर वाले, राइट, वो ज्यादा होने चाहिए थे। अगर इसके अंदर वाले बॉन्ड्स जो हैं वो भी ज्यादा होने चाहिए थे एज कंपेयर टू। तो ये मतलब अगर C6 हम लोग बोल रहे हैं तो मतलब इसका अगर ये 10 का H की जगह पे इसके बॉन्ड्स अंदर वाले ज्यादा होने चाहिए, बट वो नहीं हो रहे हैं। इसके पास ओनली ये जो 3 और 5, तो ओनली 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट जैसे हम लोग देखेंगे तो वो एक्चुअल में डबल होना चाहिए था, बट वो वैसा नहीं हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है एज कंपेयर टू बेंजीन।
और जिस वजह से इसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू बेंजीन। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 61 किलो कैलोरी पर मोल है, जो भी बेंजीन से बहुत कम है। सो नैफ्थलीन ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से और हमेशा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अभी इसको बनाते कैसे हैं, तो लेट्स सी हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। उसकी सिंथेसिस या मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आती है बारी पेट्रोलियम, बिकॉज ऐसे बोला जाता है कि नैफ्थलीन कोल टार में और मतलब इसमें कोल फ्रैक्शंस में अवेलेबल होता है। तो पेट्रोलियम फ्रैक्शन लेते हैं जिसको कॉपर के साथ एट 680 डिग्री सेल्सियस इसको हीट करेंगे, तब सेपरेट आउट होता है नैफ्थलीन प्लस उसके साथ में सेपरेट होगा मिथाइल नैफ्थलीन या 2-मिथाइल नैफ्थलीन। अभी हमें 2-मिथाइल नैफ्थलीन तो नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ये 2-मिथाइल नैफ्थलीन को इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन उसको एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इसको हीट करते हैं, जिस वजह से डी अल्काइलेशन होके मिथाइल ग्रुप चला जाएगा और हमें वापस से नैफ्थलीन मिल जाएगा। सो पेट्रोलियम फ्रैक्शन से विद दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर नैफ्थलीन। अभी जो दूसरा मेथड है वो है फ्रॉम 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन। तो इसके लिए पहले तो हमें लिखना है ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के लिए होगा 4 कार्बन। तो 4th पोजीशन पे, 4th मतलब ये 1 2 3 4th पोजीशन पे फिनाइल रिंग है। ओके, जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, लाइक अभी अगर ये समझ लो ये बेंजीन है, इसके हर जगह पे हाइड्रोजन है, तो अगर ये हाइड्रोजन कोई एक हाइड्रोजन अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं तो उसको फिनाइल रिंग बोला जाता है। ये फिनाइल ग्रुप हो गया। ओके, तो ये हो गया फिनाइल रिंग। तो 4th पोजीशन पे फिनाइल रिंग जुड़ा हुआ है और हम लोग बोल रहे हैं 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन। तो 1 पोजीशन पे इसके डबल बॉन्ड है, तो बाकी फिर वैलेंसी हम लोग पूरे कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, इसने 3 बनाए हैं तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, इसने 2 बनाए हैं तो यहाँ पे 2 होंगे, इसने 2 बनाए तो यहाँ पे 2 होंगे। ठीक है, सो 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन ये हमने बना दिया। ये लेके इसको अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग हीट करते हैं ऑन रेड हॉट ट्यूब, ओके, तो इससे हमें नैफ्थलीन मिलेगा। अभी नैफ्थलीन कैसे मिलेगा, तो अगर यहाँ पे जो एक मतलब जो CH2 है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ वाला जो ये 2 CH2 हैं उसे भी हम लोग ओके। अभी होगा यूं
और यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है ही सिस्टम वाला। तो हमें चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो रिंग है दूसरा, जो फिनाइल रिंग के बाजू वाला है, वो पूरा का पूरा जुड़ जाए। तो इसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ओके, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से इसके साथ टोटल 4 एटम्स, तो मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। और उस वजह से जब ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन निकल गया, कार्बन की वैलेंसी हो गई 3, 1 2 और 3। इसकी भी वैलेंसी हो गई 3, 1 2 3। तो ये 3 वैलेंसी, तो इसको वैलेंसी पूरा करने के लिए बीच में एक बॉन्ड बनाना जरूरी है, तभी उसकी दोनों की वैलेंसी 4 हो जाएगी। तब वो बीच में बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज ये 2 हाइड्रोजन चले जाने की वजह से। और अभी ये जो 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो ये रिंग वाला कार्बन और ये कार्बन मिलके बॉन्ड बनाएंगे। और इस तरह से पूरा, मतलब अगर हमें बॉन्ड नोटेशन में ही लिखना है तो हमें नैफ्थेलीन मिल जाएगा। सो दिस, जैसे हम लोग ये फ्रॉम 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन से हमने नैफ्थेलीन बना दिया। अभी नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और जिसका नाम है हावर्थ सिंथेसिस। और ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। सो हावर्थ सिंथेसिस में सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो है बेंजीन, और इसके साथ सक्सीनिक एनहाइड्राइड, जिसमें 2 CH2 ग्रुप इन सक्सीशन होते हैं बाजू बाजू में, और एनहाइड्राइड ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O कोई O के साथ बॉन्ड बना देगा। सो सक्सीनिक एनहाइड्राइड और बेंजीन। बेंजीन और सक्सीनिक एनहाइड्राइड, अभी इसमें ये रिएक्शन कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट। एसाइलेशन। और जो होता है एनहाइड्रस, जिसमें एनहाइड्रस AlCl3 चाहिए। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो होती है वो एनहाइड्रस, मतलब इन एब्सेंस ऑफ वाटर, जरा भी इसमें वाटर नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर रहे हैं। मतलब पूरे रिएक्शन में, पूरे आवर सिंथेसिस में हम लोग वाटर जरा भी यूज नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे होता ऐसे है कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और फिर ये पूरी की पूरी रिएक्शन में होगा यूं कि जो C डबल बॉन्ड O और O के बीच वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अभी ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, अभी तुम सब लोगों को मालूम है कि एक जो बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमेशा ऐसे होता है। अभी यहाँ पे जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल ग्रुप में हमेशा क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप ये ऐसे बना हुआ रहता है। तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन इज डबली बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत रखता है। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से
जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बॉन्ड अपने दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन के पास दे देता है और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अभी होगा यूं कि ये बेंजीन के पास तो हाइड्रोजन है। अभी अगर ये कार्बन को यहाँ पे जुड़ना है ये वाले पोजीशन पे, तो हाइड्रोजन को निकलना होगा। जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स ये पोजीशन पे दे देगा, जिस वजह से अभी जैसे यहां से एक अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं और हाइड्रोजन सिस्टम में निकल गया। अभी होगा यूं कि ये जो रिंग है बेंजीन वाली, जिसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज है, उसको जाके ये कार्बोनिल कार्बन वाला ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अटैच करेगा, जिससे होगा C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। अभी ये जो O माइनस है, हाइड्रोजन जो ऊपर निकला हुआ है उसको ग्रैब करेगा, जिससे ये बन जाएगा OH, क्योंकि इसने जो ऊपर वाला जो प्रोटॉन है उसको उसने ग्रैब कर लिया, तो ये बन गया OH। तो इसका नाम हुआ कीटोनिक एसिड या बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। ओके, अभी हम करेंगे इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन, और क्लेमेंसन रिडक्शन में हमेशा एमैल्गमेटेड मर्क्यूरी, जिंक Hg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज होता है। सो दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन, और हमेशा रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहां पे होगा यूं कि यहां से जो ऑक्सीजन जो है, यहां पे जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा और वहां पे आ जाएगा CH2। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। जो C डबल बॉन्ड होता वो रिड्यूस होके CH2 में बदल गया, वापस दूसरा CH2, फिर CH2 और C डबल OH वैसे का वैसा। इसका नाम हो गया गैमा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। क्यों इसका नाम गैमा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड है? क्योंकि अभी ये ब्यूटेरिक एसिड, तो ये हो गया 1 2 3 4 कार्बन, सो ये ब्यूटेरिक एसिड हो गया। और एसिड के बाजू वाला जो कार्बन है वो अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है। तो गैमा कार्बन पे फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसके लिए इसका नाम गैमा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड हुआ। अभी इसके साथ हम लोग जो रिएक्ट करेंगे वो है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जो हमेशा OH को रिप्लेस करेगा। इट रिप्लेसेस OH बाय Cl, जिस वजह से CH2 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 COCl, क्योंकि OH उसने रिप्लेस कर दिया। ओके, और अभी ये COCl बन गया, तो इसका नाम हुआ गैमा फिनाइल ब्यूटराइल क्लोराइड, बिकॉज दिस इज लाइक
एसिटाइल क्लोराइड जैसे, सो ब्यूटेराइल क्लोराइड। अभी वापस यहाँ पे हम लोग एनहाइड्रस जो AlCl3 है वो काम करेगा, जिस वजह से यहाँ जो H है और ये Cl जो है ये दोनों चले जाएंगे और यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा। तो साइक्लाइजेशन कैसे होगा? यहाँ पे CH2 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 और C डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया साइक्लिक कीटोन, दैट इज उसका नाम है अल्फा टेट्रालोन। ओन इज फॉर कीटोन। अल्फा पोजीशन पे है, अल्फा कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा है और 4 कार्बन मौजूद है, सो इसका नाम है अल्फा टेट्रालोन। ओके। अभी ये जो कीटोन है वापस से हमें इसका रिडक्शन करना है, बिकॉज ये पूरे रिंग में अगर अपने को हाइड्रोजन लाना है, बिकॉज हम लोग को नैफ्थलीन बनाना है, तो हम लोग को ये O की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये O को निकालना है हमें। तो O लॉस ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। सो हम यहाँ पे वापस से क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे विथ ZnHg एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिससे क्या होगा, ये जो सिस्टम में ये पूरा जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, और ये रिंग पूरा बन जाएगा, जिसमें यहाँ पे CH2 है, CH2 CH2 CH2। ठीक है। तो अभी ये हो गया, अभी ये तो बन गया, इसका नाम है 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो नैफ्थलीन। ओके। तो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो नैफ्थलीन, और इसको हम लोग टेट्रालीन बोलते हैं। तो अभी कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे जो CH2 है इसे हम ऐसे लिखते हैं कि ये C जो है यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे ऐसे वाले इस तरह से लिख देते हैं। ओके। अभी ये इस तरह से लिखने के बाद इसको हमें करना है एरोमेटाइजेशन। मतलब नैफ्थलीन कैसा होता है कि 2 बेंजीन रिंग, मैंने बोला कि 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अंदर हमें एरोमेटाइजेशन या बॉन्डिंग करने के लिए क्या होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसे 4 हाइड्रोजन टोटल, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम, जिससे एरोमेटाइजेशन होके हमें मिलेगा नैफ्थलीन। ओके। सो दिस इज द हावर्थ सिंथेसिस मैकेनिज्म। अगर हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर नैफ्थलीन की देखनी है तो नैफ्थलीन कलरलेस होता है। हम लोग इसको डेली हम लोग किचन में या सिंक में रखने के लिए जो नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं या मॉथ बॉल्स बोलते हैं, तो एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट हम लोग उसे यूज करते हैं। सो इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, लो मेल्टिंग पॉइंट है, 80 डिग्रीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये वाटर इंसोल्यूबल होता है एरोमेटिक सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन है ईथर में, उसे में ये सोल्यूबल होता है। अभी हम लोग ने पहले ही बोला है कि नैफ्थलीन इज मोर रिएक्टिव एंड इट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो होती है तो वो कहाँ पे होती है, बेसिकली कौन सी पोजीशन में ये रिएक्शन पूरा
मतलब एक्चुअली वो अटैक कहाँ पे होता है, जो सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होता है वो कहाँ पे होता है। तो हम लोग को पहले इसका अटैक हम लोग ऐसे समझते हैं कि अल्फा पोजीशन या 1 पोजीशन पे हो रहा है। तब ये क्या करेगा, अगर समझ लेंगे हम लोग, अगर अल्फा पोजीशन पे इसका अटैक हो रहा है तो पहले तो हम लोग ये रिंग निकाल लेते हैं। ये हो गया नैप्थेलीन। और हम अगर समझ रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे अगर इसका अटैक होने वाला है, ये फर्स्ट पोजीशन है राइट, तो यहाँ पे एक H है, ओके। और अगर इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक करना होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन जिधर भी मिल जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को अगर ये पोजीशन पे अटैक करना है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी है। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ये वाले पोजीशन को दे देगा, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे एक जगह पे H है ही, दूसरी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड निकल जाने की वजह से प्लस साइन आएगा राइट। और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया। अभी ये पॉजिटिव साइन निकालने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे वैसे का वैसा है ही इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो पॉजिटिव चार्ज अब कैसे निकलेगा, तो अभी जो कोई भी दूसरा अगर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है, और ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव चार्ज की खोज में होता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा, ये चार्ज इधर, और यहाँ पे वो बॉन्ड बना देगा। अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे एक H है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है। तो ये वाला पोजीशन मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग पूरी की पूरी इंटैक्ट रह रही है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। बट जहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर अटैक बीटा पोजीशन पे हो रहा है, तो अभी ये स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स ये पोजीशन में दे देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ओके। और फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पोजीशन पे, तो ये साइड वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। साइड वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से, और फिर ये यहाँ पे जाने की वजह से ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके। अभी ये इधर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी वापस से फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा इसकी पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए, राइट। और वापस से फिर इधर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको वापस से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। सो इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि अल्फा पोजीशन के टाइम पे कि
अल्फा पोजीशन के टाइम पे बेंजीन रिंग वैसे के वैसे इंटैक्ट रह रही है, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दोनों रिंग इन्वॉल्व होके पूरी बेंजीन की एरोमेटिसिटी पूरी निकल जा रही है। तो बीटा पोजीशन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने स्टेबल नहीं है जितना अल्फा पोजीशन पे अगर अटैक करते हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। बीटा सब्स्टिट्यूशन होता है, बट बीटा सब्स्टिट्यूशन ओनली टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर, और अगर बल्कि सॉल्वेंट्स हम लोग यूज करते हैं तो ही बीटा सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम अगर बढ़ते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। वापस ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो मतलब क्या होता है कि पहली वाली रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो भी निकल गई, और इसके वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो गई, एरोमेटिक स्टेबिलिटी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कार्बोकैटायन हम लोग बोल सकते हैं वो बनेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं तो अल्फा पोजीशन के टाइम पे ये जो बेंजीन रिंग है वो इंटैक्ट रह रही है, जिस वजह से इसकी एरोमेटिसिटी वैसे के वैसे रह रही है, और एरोमेटिकली अल्फा पोजीशन इज मोर स्टेबल देन बीटा पोजीशन। इसीलिए हमेशा इसके जो अटैक होता है वो अल्फा पोजीशन पे होता है। तो हम लोग अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसकी देखेंगे तो सबसे पहले जो आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2। अभी ये NO2 क्या करेगा, अपनी जो रिंग है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिस वजह से अभी यहाँ पे अल्फा पोजीशन हम लोग ने पहले ही बोला अल्फा पोजीशन पे होगा, तो यहाँ पे जो दो H हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 एट 60 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, और उस जगह पे एक H निकल जाएगा और उस जगह पे ये NO2 आके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे NO2 लग गया, सो अल्फा नाइट्रोनेफ्थलीन विल बी फॉर्म्ड। अगर हमें इसका डेरिवेटिव बनाना है तो अल्फा नाइट्रोनेफ्थलीन का ही आगे रिडक्शन करते हैं टिन और HCl के साथ, जिससे ये नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट होता है NH2 में, जिसे अल्फा नेफ्थाइलमाइन कहते हैं। वो भी एक नेफ्थलीन का डेरिवेटिव है, वाइडली यूज्ड। अभी ये NH2 जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब इसमें एट हाई टेम्परेचर प्रेशर हाइड्रोलिसिस होता है, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम डाइसल्फेट। सो यहाँ पे इस हाइड्रोलिसिस की वजह से यहाँ पे बन जाएगा अल्फा नेफ्थॉल। सो पूरा OH बन जाएगा, यहाँ पे NH3 मतलब अमाइन चला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है, मतलब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो वाटर क्या देता है, H प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे एक H है और NH2 है। यहाँ पे
H है और NH2 है। तो होगा यूं कि ये जो NH2 है, ये H के साथ मिलके अमोनिया बन के चला जाएगा और ये OH जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और इस वजह से अल्फा नेफ्थॉल फॉर्म होगा। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है SO3H। हम करवा रहे हैं सल्फोनेशन, जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H है। अभी सल्फोनेशन में चीज ऐसे होती है कि ओनली सल्फोनेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दो रिएक्शंस हमेशा ऐसे होते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, जो एट हाई टेम्परेचर और एट इन बल्कियर सॉल्वेंट हमेशा बीटा पोजीशन या 2 पोजीशन पे अटैक होता है और अदरवाइज एट लो टेम्परेचर ये 1 पोजीशन पे अटैक करेंगे। तो अगर ये नैफ्थलीन, उसका टेम्परेचर अगर रहता है 80 डिग्री, तो ये अटैक करेगा 1 पोजीशन पे और यहाँ पे SO3H इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो सेम यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अभी यहाँ पे कैसे है, H2SO4 मतलब H प्लस SO3H, लाइक OH है, SO3H है और O है, हम ऐसे पकड़ सकते हैं। तो ये जो एक H है ये OH के साथ मिलके चला जाएगा माइनस वाटर करके और ये SO3H यहाँ पे जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से सल्फोनेशन हुआ, इसका नाम हुआ अल्फा नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। बट अगर टेम्परेचर रहता है डबल, अगर टेम्परेचर है 160 डिग्री सेल्सियस, तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है अटैक होगा बीटा पोजीशन पे, तो ये बीटा नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ओके, सो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फेट, हमें आगे इसकी मतलब हम लोग को इसकी रिएक्शन करवानी है ये बीटा वाले की, कि हमें देखना है कि आगे इसके कौन से डेरिवेटिव और कैसे बनते हैं। तो हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ, 3 मॉलिक्यूल्स NaOH के लेके इसके साथ बनेगा और Na2SO3 चला जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा और बनेगा इसमें बनेगा ONA, सोडियम सॉल्ट। अभी ये सोडियम सॉल्ट को हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो NaCl चला जाएगा और बनेगा ये Na प्लस Cl माइनस, ये चला जाएगा और ये O माइनस के साथ ये H प्लस जुड़ेगा और बनेगा बीटा नेफ्थॉल। दिस इज वन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ नैफ्थलीन। और अगर हम इसको वापस से दिस बीटा नेफ्थॉल को हम लोग अगर रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो बनेगा बीटा नेफ्थाइल अमाइन। तो ये और एक डेरिवेटिव इसका हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हेलोजनेशन। इसमें सेम
जो नैफ्थलीन रिंग है, अगर हम उसको किसी क्लोरीन या इन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो होगा यूं कि इसमें जो एज यूजुअल 2 H हैं और यहाँ पे हम लोग क्लोरीन Cl2 बोल रहे हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से है। तो होगा ऐसे कि एक H और एक Cl निकल जाएगा और एक Cl जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये बन गया अल्फा क्लोरोनैफ्थलीन। अल्फा क्लोरोनैफ्थलीन। अभी इसके हमें और आगे अगर डेरिवेटिव बनाना है तो हम लोग उसको रिएक्ट करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम इसे मतलब कोई भी मतलब ये हेलो अल्कीन है, राइट, अल्काइल हैलाइड है, तो हम लोग अगर इसको मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें बनेगा और फिर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिस वजह से MgClOH चला जाएगा और यहाँ पे अब यहाँ से अब ये H2O मतलब H प्लस OH माइनस CO2 C, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये MgClOH ये निकल जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O और ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो बन गया अल्फा नेफ्थोइक एसिड। सो ये भी एक तरह का इसका डेरिवेटिव हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। हम लोग ने ऑलरेडी एक तरह ऐसी रिएक्शन हम लोग ने हॉवर्थ सिंथेसिस में देखी है। यहाँ पे फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड के साथ नैफ्थलीन की रिएक्शन होती है। So in presence of ethyl chloride, so C2H5Cl in presence of anhydrous AlCl3, तो होगा यूं कि ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप जो है, और यहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ पे और मैंने जैसे पहले ही बोला था कि सल्फोनेशन एंड फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन ये दोनों भी रिएक्शंस ड्यू टू उसके बल्कियर सॉल्वेंट की वजह से या टेम्परेचर की वजह से हमेशा सेकंड पोजीशन पे होती है। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लगेगा C2H5 और यहाँ से एक H निकल के ये Cl के साथ निकल जाएगा। तो ये हो गया फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट इज क्लोरोमिथिलेशन। क्लोरो एंड मिथाइल दोनों ग्रुप की एडिशन हो जाती है। इसमें रिएक्शन जो करवाते हैं नैफ्थलीन प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस HCl और ये होती है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो इसमें क्लोरोमिथिलेशन जैसे हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं, वैसे ही इस पे लिटरली क्लोरीन ग्रुप और मिथाइल ग्रुप CH2Cl। तो होता है ऐसे कि यहाँ से वो जो H है तो एक H निकल जाएगा, ओके,
और CH2Cl और ये H और OH मिलके माइनस वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा। नेक्स्ट रिएक्शन इसका जो है वो है रिडक्शन हम लोग ने देखा था दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा, इसमें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, इसको हम लोग जब हीट करते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन, तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ऐसा वाला है। तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो हमें जब बोलना है कि रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये वाले जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ओके, तो होगा यूं कि ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे ये ऐसे जुड़ जाएंगे। तो जिस वजह से बनेगा कुछ ऐसे। ओके, अगर हम तो इसका नाम ये होता है कि 1,4-डाइहाइड्रोनैफ्थेलीन। बट अगर हम लोग यही रिएक्शन करवाते हैं पेंटाइल अल्कोहल और सोडियम के साथ, तो इसमें और 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे, बिकॉज ये बल्कियर है थोड़ा। तो यहाँ पे अंदर वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो ये बन गया 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोनैफ्थेलीन, जिसको टेट्रालीन भी बोला जाता है। और अगर हम लोग सेम नैफ्थेलीन को अगर हम लोग प्लैटिनम के साथ हीट करते हैं तो ये बनेगा, ये पहली वाली रिंग भी चली जाएगी, पहले वाले बॉन्ड्स भी ब्रेक होके ये बनेगा डेकाहाइड्रो नैफ्थेलीन और डेकैलीन बनेगा। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स हम लोग नैफ्थेलीन में यूज करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नैफ्थेलीन को लें तो यहाँ पे ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो ये कार्बन 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 ये यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी हमें निकालना है उसको, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जोड़ना है। सो इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड या क्रोमेट एंड एसिटिक एसिड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड, यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये वाले बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अभी जब ऐसे इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा कि अभी ये यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे लग जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे ये वाले बॉन्ड, बिकॉज ये वाला बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट, तो ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी एक H है, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड नहीं होता, तो ये अनस्टेबल है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी पूरी ऐसे करेगा
ये बॉन्ड वहां पे बना के ये H निकल जाएगा, तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड। तो इसको बोलेंगे 1,4-नैफ्थाक्विनोन। ओके, तो ये हो गया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ वाला रिएक्शन। बट अगर हम लोग सेम रिएक्शन, अगर नैफ्थलीन का रिएक्शन हम लोग KMnO4 विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम लोग उसके साथ करते हैं, साथ में हम लोग अगर H2SO4 एसिड मतलब एसिडिक कंडीशन में, तो पूरी की पूरी एक रिंग ही ये ब्रेक हो जाएगी और जिससे बन जाएगा फ्थैलिक एसिड। पूरी ब्रेक मतलब ओपन हो जाएगी और फ्थैलिक एसिड बनेगा विच इज ऑल्सो वन ऑफ द डेरिवेटिव। सो वो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि नैफ्थलीन से फ्थैलिक एसिड कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग नैफ्थलीन की रिएक्शन ओजोन से करवाते हैं विच इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, सो 2 मॉलिक्यूल्स ओजोन के, तो पहले तो ये बनाएगा एडक्ट जो अच्छा खासा अनस्टेबल होता है। इसमें है टोटल, जो इसमें से 6 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन इसमें ही जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया एडक्ट जो अनस्टेबल है, जिसको अगेन हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा के हम लोग थैलाइल्डिहाइड बना देंगे। फिर आगे आते हैं इसके यूजेस। तो इंसेक्टिसाइड, एज ए इंसेक्टिसाइड वो यूज होता है। थैलिक एनहाइड्राइड के लिए इसका यूज होता है, थैलिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए। फिर कितने सारे जो नैडोक्सोलॉल करके बीटा ब्लॉकर है, वो उसके लिए उसका यूज होता है, वो बनाने के लिए। देन जो अमीनो नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड है, वो सिंथेटिक डाइज के लिए यूज होता है। नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड जो बनता है उसका यूज प्लास्टिसाइजर या सर्फेक्टेंट्स डिस्पर्सेंट के यूज में होता है। देन वेटरनरी एंटीसेप्टिक एंड वर्मीसाइड के तौर पे इसका यूज किया जाता है। सो बहुत सारे नैफ्थलीन के यूजेस हमारे फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज पाया गया है। सो थैंक यू गाइज। मैंने ये नैफ्थलीन अभी इसमें ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट एंथ्रासीन एंड फिनांथ्रीन के वीडियोज़ में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।